Today with us we have Sudhanshu Kumar of Darsh IS Academy. He is a faculty member there and has been conducting mentorship program since 5 to 7 years. Hello sir, good to have you here at Indian Express. Thank you. We will be discussing here the most important components of the exam that is highly celebrated by students and their peers across the country. The exam that has the potential to fulfill the dreams of students, especially belonging to lower and middle class strata. The UPSC Civil Service Examination, also known as the IS exam. To begin with, I want to ask what makes UPSC the most coveted examination? Is it all about position power that comes with it? Not exactly, but see people in the society ना, जब हम UPSC एग्ज़ाम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अर्लियर इट माइट बी यूज टू बी बट अभी के कंडीशन में, अभी के समय पे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक गवर्नमेंट सर्विस है, अच्छा काम है उनका, काफ़ी ब्रॉड काम होता है, काफ़ी अच्छा वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ पोजीशन और पावर के बारे में बच्चे सोचते हैं, या शायद उसके बारे में सोचते भी होंगे। सो उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है जिससे उनके लाइफ में काफ़ी कुछ वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लाइफ में सोसाइटी के लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है। दिस इज़ द रीज़न आई थिंक। IS exam is known for its vast preparation strategy. Right. So what do you think, like when it comes to preparation of the exams, what nitties gritties should be should be taken into account while preparing for the exam? UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम काफ़ी सिलेबस और एक चैलेंजिंग एग्ज़ाम होते हैं। Yes. उसके कई कारण हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेबस कुछ ऐसा है या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बट यूपीएससी के एग्ज़ाम में अगर आप देखो कि एक बच्चे की जो स्टार्टिंग एजुकेशन होती है क्लास 6 से लेकर के 12 तक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एटलीस्ट आजकल तो लोग 8th 9th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाते हैं। तो जो कोर बुक्स हैं, जो बेसिक हैं, है ना, जो 10th तक हर विषय हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं वो उसे सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस से पढ़ते हैं। और इसके बाद फिर 11th-12th में भी कई बार ऐसा ही होता है। कुछ बच्चे हैं जो कॉमर्स या साइंस पढ़ते हैं, तो उनका जो सोशल स्टडीज़ है 11th-12th का सिलेबस में वो रह जाता है। तो जब वो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो उनको वो सारी चीज़ें जो है ना पढ़नी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, जो कि एक चैलेंजिंग हो जाता है। क्योंकि आप समझ लो कि जब से पूरे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो भी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती है वो सब आपको 1 साल में पूरा करना है। तो इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो जाती है। अगर ऐसे कोई बच्चे शुरुआत से सही तरीके से अपने एजुकेशन को करे तो आई थिंक उतना चैलेंजिंग नहीं होगा। Specifically to IS prelims examination, like we have seen the trend from last 5 years. Yes. The difficulty level is increasing. The range of topics covered in questions is also expanding. So what do you think about this? ये बिल्कुल सही बात है कि प्रीलिम्स जो है बहुत चैलेंजिंग हो गया है। स्पेशली जब से सिलेबस, पहले प्रीलिम्स में भी काफ़ी सिलेबस हुआ करते थे, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी होते थे। तो फिर उसको हटा करके सिलेबस जब यूपीएससी ने चेंज किया तो फिर इसमें 2 पेपर लाए गए, एक जीएस का पेपर, दूसरा सीसेट का पेपर। कई वर्षों तक वो दोनों के मार्क्स जोड़ करके जो है रिजल्ट निकाले जाते थे। बट 2015 से हम देखते हैं कि अब सिर्फ GS2 पेपर जो है वही इम्पॉर्टेंट है फॉर रैंकिंग, है ना। GS2 जो है वो क्वालिफाइंग है। अब यहाँ पे चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि GS1 में मात्र 100 क्वेश्चन है और इस 100 क्वेश्चन में एक स्टूडेंट्स की हर सब्जेक्ट्स की एबिलिटी चेक करनी है ना। तो इसलिए अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन ही पूछने हैं और कंटेंट सिलेबस आपका बहुत है, ब्रॉड है, तो आप किसी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पूछेंगे, किसी को कम पूछेंगे, या शायद किसी को किसी साल नहीं भी पूछेंगे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है इस वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएससी, अगर इसका आप एग्जाम्पल देखो, बहुत सारे ऐसे आपको टॉपर्स दिखेंगे, है ना, जिसका इवन रैंक 1 भी ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स जस्ट कट ऑफ पार हुआ, है ना, और मेंस में उसने टॉप किया। तो क्या ये दिखाता है कि उनके लिए भी प्रीलिम्स चैलेंजिंग था, है ना, बट मेंस में वो औरों से काफ़ी बेहतर थे। तो प्रीलिम्स चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाते हैं। तो ये चैलेंजिंग है, बट हमारे लिए हम उसको कैसे कैटर करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए मेंस के स्ट्रैटेजी से। आपको पढ़नी एक ही चीज़ है, नॉलेज बेस सेम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बट अप्रोच डिफरेंट हो जाता है।
तो कई बार हम लोग प्रीलिम्स में क्या करते हैं कि सारी चीज़ें पढ़ते हैं और प्रीलिम्स से पहले उसके टेस्ट सीरीज कुछ क्वेश्चंस बना लिए, तो हमें लगता है कि हमने प्रीलिम्स की तैयारी कर ली। बट वो अप्रोच डेवलप करना पड़ता है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे हैंडल करे, है ना, और जल्दी कैसे बनाए, सही कैसे बनाए। तो अगर ये स्टूडेंट सीखे तो उनके लिए आई थिंक ये आसान होगा। Yeah, बेहतर exactly. होगा। Now, when students start preparing for the exam, though we have seen the examples, कि student preparing start at 27 and also cleared the exam, but most of the students in our country start their preparation after the graduation. Right. So, what do you think? Like, what is the appropriate time when they should start the preparation? Is it before graduation or after the graduation? क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं इसके, वो बहुत पहले से उनका ड्रीम होता है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, और वो एक अप्रोप्रिएट टाइम ढूंढ रहे होते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखो रिसेंट ट्रेंड जो भी ऐसे टेक्निकल कोर्सेज से आ रहे हैं, ऐसे कोर्सेज से यूपीएससी की तैयारी में आ रहे हैं जिन कोर्सेज में भी उनको एम्प्लॉयबिलिटी है, उनको जॉब मिल सकता है। तो ये लोग तो बच्चे क्या सोचते हैं ना, कई बच्चे भी, कि यूपीएससी अगर इतना अनप्रिडिक्टेबल है तो पहले एक अपनी जो जॉब सिक्योरिटी है वो बनाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इनफैक्ट ग्रेजुएशन या उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उनको इस तरह के जॉब में जाना है। तो मुझे लगता है कि जब भी अगर आप डिसाइड करें कि जब भी आपका मन करे, आप अच्छे से पहले सोचें, उसको स्टडी करें उसके सिलेबस को, और अगर आपको लगता है कि आप इतना एफर्ट, इतना मेहनत और इतना फोकस रख सकते हो, तो उसी दिन आपका सही समय स्टार्ट करने के लिए। आज के टाइम पे मैं 12th से पहले तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम है ना, उसमें मुझे लगता है कि बस स्कूल की पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। अदर चीज़ें जो उसमें सीखने को होती है उस पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन के दौरान जब वो अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में कर रहे हो, उस दौरान पे वो कुछ साइड से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है। You talked about employability. My question is related to that only. Next. Because in India, most of the students, like after graduation, they have not so much job prospects. They come to the UPSC preparation, they prepare for 4 to 5 years, and if they are not unable to clear, they lack skills, and this impacts their employability. So, what do you like? Do you believe like IAS mentorship programs can be essential to understanding the exam structure, like understanding of this exam? मैं पहले जो आपने एक क्वेश्चन, जो आपका पहला पार्ट था, मैं उसको पहले आंसर देना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान, है ना, यूपीएससी में अराउंड लाइक 4 लाख से स्टूडेंट्स जो है इसका फॉर्म भरते हैं, ठीक है। और अगर आप सीट्स देखें, फाइनल सिलेक्शंस कितने का होता है, तो अराउंड 1000 पहले होता था, अभी धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये जो अगर 4 लाख से स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, आप मान के चलो जितने भी उसमें 3 लाख जो एक्चुअली में पेपर में बैठ रहे हैं, तो बाकी के जिनका सिलेक्शन होता है उसके बाद उनका क्या होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था, कई बच्चे इसको भी देख करके घबराते हैं। तो अभी पिछले कुछ साल से यूपीएससी ने एक एक्सटेंडेड लिस्ट निकालना शुरू किया है कि अगर कोई कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहती है जिसका यूपीएससी ने इंटरव्यू लिया है, ऑल्दो वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए बट उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनका भी एक एक्सटेंडेड रैंक दी जाती है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे फिर वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। पर इसके अलावा भी और कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहना सही नहीं है कि अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करता है ना, तो उसका स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्किल डेवलप हो रहा है। कोई 2 साल 3 साल अगर सही से काम करे, पढ़ाई करे, तो बस हमें हमारे कंट्री में जो सिस्टम है ना, उसमें हम उनको यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। अगर कोई यूपीएससी में 2 या 3 इंटरव्यू दिया या फिर मेंस लिखा, मेहनत की, पढ़ाई की, ईमानदारी से पढ़ाई किया, उसे जानकारी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, और वो आफ्टर यूपीएससी वो अगर किसी दूसरे स्ट्रीम में चला जाता है जहाँ पे उसके उस स्किल का ज़रूरत यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर वो तो वेस्टेज है ना, उसकी खुद की एफर्ट वेस्टेज है और एक ह्यूमन रिसोर्स वेस्टेज है हमारे कंट्री के लिए। तो बहुत सारे एनजीओ हैं, ये ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन सारे स्फीयर में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक कि उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि इन लोगों को हम लोग कैसे मेन स्ट्रीम में डालें। तो स्किल उनके पास होता है, नो डाउट, डिफरेंट स्किल होता है जो ट्रेंड से थोड़ा अलग हो। कमिंग टू कि मेंटरशिप के बारे में आपने पूछा, तो मुझे लगता है सर कि अगर आप देखो कि पिछले 5-6 साल पहले जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी इंफॉर्मेशन, कंटेंट, है ना। चाहे वो करंट अफेयर बुक्स हो, काफ़ी डिमांड में होता था।
और पिछले 3-4 साल में खास करके कोविड के बाद काफ़ी कंटेंट हो गए हैं। मतलब आप कुछ भी अगर यूपीएससी का खोज रहे हो तो आपको एक चीज़ के लिए बहुत सारे चीज़ मिलेंगे। ऑनलाइन कंटेंट, ऑनलाइन कंटेंट है, ऑफलाइन है, बुक शॉप पे किताबें लिखी हुई है, अच्छे अच्छे लोग ने एक विषय पे बहुत सारी किताबें हैं। तो अब चैलेंजिंग ये भी हो जाता है ना, बच्चे कई बार बच्चे ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि किससे करें, है ना। आप ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जो 2-3-4 अटेम्प्ट दिया, मेंस भी लिखा, और फिर भी कई बार वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट अफेयर इससे पढ़े वो उससे पढ़े, है ना, क्योंकि दोनों इक्वली अच्छा है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा है सर कि मुझे लगता है कि जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, जो किताब है, अगर एक अच्छी किताब है तो 30% आपके प्रिपरेशन का वो आप उस किताब से कर सकते हो। बाकी का जो मेजर पार्ट है दैट इज़ नॉट अबाउट कि कंटेंट, वो तो आपकी प्रैक्टिस है ना। अगर आप किसी भी चीज़ से अच्छी किताब से पढ़ते हो और फिर सोचते हो उसके बारे में कि ये सारी चीज़ें इस तरह के कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इसका कैसे अप्रोच करूँगा, है ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका अपना होता है। तो मेंटरशिप कहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब बच्चे क्या होते हैं कि एक तो इन्फॉर्मेशन को सोर्स को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा नोट मैंने पढ़ा है बट मैं आंसर्स नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। तो कई अलग अलग कारण होते हैं उसके कि जैसे सही से नहीं पढ़ा, या हमने स्टार्टिंग में जैसे ये था कि हम लोगों ने सीखा था कि किसी चीज़ को अच्छे से अगर आपको सीखना है ना तो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले उसका इम्प्रेशन क्रिएट करना होता है, मतलब कि आप सीखना चाह रहे हैं तो पर्पस, है ना, और ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए आप देखते हो कि अगर कोई बहुत एक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक महान आदमी अगर कुछ बोले तो लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि उसका इम्प्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो हमें अगर किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसका इम्प्रेशन बनाना होता है, फिर चीज़ों को एसोसिएट करना होता है और बार बार रिपीट करना होता है। ये सारी चीज़ें कई बार बच्चे ये बड़े सिलेबस और इस तरह की मटेरियल, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर इसमें खो जाते हैं और कई मैटर पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता कैसे करें। तो मेंटरशिप अगर आप देखिए तो ये इसी गैप को फिल करने के लिए है। मैं उदाहरण के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, अक्सर हम अपने समाज में देखते हैं कि आप देखोगे कि किसी भी अगर एक फैमिली है या फिर एक सोसाइटी है, कोई मोहल्ला है या घर है, अगर उसमें कोई एक पर्सन है जो किसी फील्ड में बहुत आगे गया है, तो आप अक्सर देखोगे कि उस फैमिली का भी कोई जो है फिर उस फील्ड में काफ़ी अच्छा नाम करता है। तो क्या ये बॉर्न बाय बर्थ स्किल आता है उसको कि अगर कोई बहुत बड़ा फील्ड में? ऐसा नहीं है, उसको प्रॉपर मेंटर्स मिलते हैं, है ना, अपने घर में ही मेंटर मिलते हैं। तो आज के समय पे जब आप देखो कि मिडिल क्लास और इवन लोअर क्लास और जितने भी जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं, है ना, थोड़े बहुत पैसे वो खर्च करके तैयारी अपनी करते हैं पर उनको ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। आज के अगर कोचिंग में भी आप देखो तो काफ़ी बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी जो मेन पर्पस किस चीज़ फोकस होता है उनका कि क्या हम इनको कंटेंट दें, है ना, उनको कंटेंट जो पूछा जाने वाला है वो कंटेंट, बस उस कंटेंट को वो अपने अंदर कितने अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, याद रख पाते हैं और कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, इस पे फोकस जो है वो है मेंटरशिप का पर्पस। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और अभी भी सबसे ज़्यादा अब जो ज़रूरी है वो ये काम है। That was really insightful about the importance of mentorship programs. So, how do you think like our Indian Express and Darsh IAS Academy mentorship programs could be useful to IAS students who are preparing for the exam? जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि मेंटरशिप अगर मैं बात करूं तो कई मामलों में होता है। जैसे अगर बच्चे टेस्ट लिख रहे हैं, उनकी इस तरह की एक पर्टिकुलर वो पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि मैं इस तरह के क्वेश्चन में गलत कर रहा हूँ, तो क्यों गलत कर रहे हैं, है ना, हमारी टीम जो है उसको एनालाइज करती है और फिर हम उनको सही सुझाव देंगे, है ना, उनके। और नॉट जस्ट एकेडमिक, आज के टाइम पे अगर आप देखो कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ना, वो बहुत चैलेंजिंग, और हमारा इमोशनल वाला जो साइड है ना वो भी चैलेंजिंग हो जाता है। कई बार आप देखोगे कि ये स्टूडेंट्स जो है वो ये क्या है, कंफ्यूज हो गया या फिर किसी ऐसे इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हो गया, तो वो चीज़ करने के लिए जैसे हमें इमोशनली बहुत स्ट्रांग रखना है ना। तो इसके लिए आपको जैसे पहले कहते थे ना, गुरुकुल होता था, गुरु होते थे और वो गाइडेंस देते थे, बच्चों को रास्ता दिखाते थे, है ना। तो इस चीज़ के लिए हम लोग इसको इस डायरेक्शन में एक रेगुलर, नॉट जस्ट कि एक बार हम आए और बता दिए कि कैसे तैयारी करना है या ये समस्या है ऐसे करना है,
पर हम इसको अगर रेगुलर करते हैं, है ना, रेगुलर स्टूडेंट्स या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उनकी जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको हम लोग छोटे ग्रुप में या इंडिविजुअली हम लोग उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो किसी भी स्टेज में हो प्रिपरेशन का, है ना, चाहे वो अभी सोच ही रहा हो या प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहा हो या मेंस की तैयारी कर रहा हो या इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब एक कोई पर्सन यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसके लाइफ में सिर्फ यूपीएससी ही चल रहा होता है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है। तो उस अदर फील्ड में भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कि मतलब आप यूपीएससी की तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आपका मेंटल और फिजिकल बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अदर इंगेजमेंट्स हैं उसको अपने स्टडी और प्रिपरेशन के साथ बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी गाइडेंस, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर से मिले, फ्रेंड से मिले या हम जैसे लोगों से मिले या कहीं से भी मिले, प्रॉपर गाइडेंस, सही डायरेक्शन अगर दिखाया जाए स्टूडेंट्स को तो ये काफ़ी उनके लिए बेहतर होगा। Thanks for the enlightening conversation, sir. I hope students watching this would understand the value of mentorship programs and focused preparation strategy for the UPSC Civil Services examination. Thank you very much.